क्या वजह थी कि यू चोज डॉक्टर एज अ फील्ड? तो ये मेरी मम्मी की इच्छा थी कि नहीं भाई मैं अपने बेटे को, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना, इसकी जर्नी कैसी रही? क्या चैलेंजेस आए इसमें? ये जो जर्नी रही है ये ऐसी रही है कि मुझे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सेंटर डेवलप करना है जो के जैसा हो, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी और जो वहाँ पे जो फैसिलिटी है, रिसर्च सेंटर है और जितना बड़ा बिल्डिंग है वो एक मुझे छत्तीसगढ़ में लाना है। कोई एक ऐसा प्राउडेस्ट मोमेंट है इन 25 सालों में जो हमेशा आपको बहुत याद आता है और आपके दिल के बहुत करीब है? तो सबसे पहला खुशी ये था कि मैं पीएमटी में सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि उस समय जैसे आपकी बालाजी भगवान को लेकर बहुत आस्था है, बालाजी हॉस्पिटल के अंदर भी एक बहुत सुंदर बालाजी टेम्पल बना हुआ है। वॉज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड दैट कि आपने एक कनेक्शन फील किया? मैं जिस समय बालाजी भगवान के सामने वहाँ खड़ा था तिरुमला में, और उसी समय मेरा बच्चा जो है वो यहाँ पे रायगढ़ में हुआ। सेम टाइम पे मैं बालाजी भगवान के सामने में था और यहाँ पे वो जो है 23 दिन पहले बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के वो यहाँ पे पैदा हुआ। और जब से मैं बालाजी भगवान के नाम से जो भी चीज करता हूँ, ड्रीम्स तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन उसको अचीव कर पाना इज द मेन थिंग, और आपने वो करके दिखाया। तो इसके पीछे आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? अपनी लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूँ और इसको मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ कि मैं 4C और 4D को बिल्कुल फॉलो करता हूँ। 4C मीन्स इतना सारा कुछ करने के बाद अपने पूरे मेडिकल करियर को एक तरीके से एक डॉक्टर दाव पे लगा देता है सामने वाले की जान बचाने के लिए, और उसके बाद भी ऐसे बहुत केसेस सुनने में आ ही रहे हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर इतना गलत तरीके से प्रहार हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा उसका मरीज ठीक ना हो या उसके मरीज के साथ में खराब हो। इतना सब करने के बाद में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि दिल को बहुत खराब लगता है, क्योंकि क्या है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, कहीं पे भी आप 100% नहीं दे सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो ना केवल एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं बल्कि एक बहुत सफल सर्जन और एंटरप्रेन्योर हैं। नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो टॉक विद चित्रा में। Today we are feeling very blessed and honored to have Dr. Devendra Nayak, a renowned laparoscopic and gastrosurgeon. His remarkable contribution has been recognized with numerous prestigious accolades including Bharat Chikitsa Ratna Award, Global Achievers Support Award and many others. Under his visionary leadership, Shri Balaji Hospital has transformed from 150-bedded hospital to present 1500-bedded hospital and has been recognized as the Central India's largest hospital. Additionally, he has established a state-of-art medical college providing MBBS and PG programs. Today, Shri Balaji Hospital is a group of many hospitals which include Shri Balaji Hospital Moa with 1500 bed, Balaji Metro Hospital Raigad with a facility of 300 bed, and BSR Hospital Jora with a facility of 200 bed. Along with hospital, Balaji also includes its own nursing college, medical college, paramedical and pharmacy college and a beautiful Balaji temple. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनलाइटनिंग एपिसोड डॉक्टर देवेंद्र नायक जी के साथ। लेट्स बिगिन। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो टॉक विद चित्रा। थैंक यू सर, आपने अपना समय निकाला और हमारे शो पे आ पाए। तो शुरू करना चाहूंगी आपके मेडिकल जर्नी के बारे में, मेडिकल सफर के बारे में। लेट्स गो टू दैट पीरियड, उस मोमेंट, उस पल को याद करते हैं जब आप अपने करियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे थे एंड यू हैड टू टेक अ डिसीजन कि आपको डॉक्टर बनना है। तो ऐसा क्या स्टोरी था, क्या कोई आपके आइडियल थे, क्या वजह थी कि यू चोज डॉक्टर एज अ फील्ड? जो मेरे पेरेंट्स थे वो इरिगेशन में असिस्टेंट इंजीनियर थे और एसडीओ थे। वो उन्होंने काफ़ी डैम जो है, जो गंगरेल डैम आपने नाम सुना होगा, रुद्री डैम, रुद्री कैनाल, मेचका डैम, सुंडू डैम, ये सब चीज़ उन्होंने डैम जो है उन्होंने बनाया। हम लोग पहले जो है गंगरेल धमतरी में रहते थे, जो गवर्नमेंट क्वार्टर रहती थी। तो उस समय अधिकतर देखते थे कि पेरेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा बिजी रहते थे, काम इतना ज़्यादा रहता था कि घर बहुत कम आना होता था।
इनफैक्ट वीकेंड में ही आते थे और उसके बाद में उनकी जो लाइफ़ जो हम देखते थे जब गर्मी छुट्टी में हम जाते थे वहाँ पे, तो देखते थे कि इतनी धूप में खड़े होना, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क। तो ये मेरी मम्मी की इच्छा थी कि नहीं भई मैं अपने बेटे को जो है ऐसे फ़ील्ड में नहीं लाऊँगी, मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। कम से कम ये है कि वो छाँव में रहेगा, ये ऐसे धूप में ना रहे, इतनी मेहनत ना करे, प्रॉपर परिवार को टाइम दे। तो ये जर्नी वहाँ से चालू हुआ। अधिकतर जो है सबसे पहले जो है मेरी मदर ने मुझे ये चीज़ बोला नहीं बेटा तुमको डॉक्टर बनना है और बचपन से ही पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ जो डॉक्टर्स भी रहते थे जो कॉलोनी में उनको देख के जो एक अलग से एक फीलिंग आती थी। तो मैं हमेशा भगवान के सामने खड़े होके बोलता था भगवान मुझे डॉक्टर बना दो, मुझे डॉक्टर बना दो। तो मैं शुरू से ही ये बचपन से ही रहा, ये अननोइंगली रहा। कोई ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं रहा और मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है जो उन्होंने शुरुआत से ही मेरे माइंड में ये डाला कि नहीं भई अब तुमको डॉक्टर बनना है। जो संस्कार दिए कि नहीं बेटा आपको पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है और वो अल्टीमेटली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अननोइंगली मेरे इंसिडेंटली मेरे माइंड में आती गई और मैं भी उसके बाद में एक एम बन गया कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, डॉक्टर्स की इज़्ज़त होती है, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी होती है। तो ये सोच के मैं फिर वहाँ से मैंने डॉक्टर बनने की ठानी। तो ये जो है ये ऐसी एक लाइफ़ जो है, जो शुरुआत से जो पेरेंट्स देते हैं इसमें गार्जियन पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहता है। Building and managing such a like monumental and such a big hospital like Shri Balaji Hospital. The journey actually started from the year 2009 when Balaji Hospital was a 150 bedded hospital और आज ये 1500 bedded hospital है और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो सर इतना बड़ा विजन और इतने बखूबी से उसको निभाना और यहाँ तक पहुँचना और इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना, इसकी जर्नी कैसे रही? क्या चैलेंजेस आए सर? ये जो जर्नी रही इसका मैं जो समझता हूँ क्योंकि आज पीछे देख के मुड़ के देखने पे ऐसा लगता है कि इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, कभी सोचा नहीं था जैसा हुआ है। तो आज जब आपने ये चीज़ पूछा तो आज मैं रियलाइज़ करता हूँ। तो ये जो जर्नी रही है ये ऐसी रही है कि मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था। मैंने 10th 12th में जो है उस समय संभाग लेवल होता था क्योंकि ये पार्ट जो है एमपी का रहता था। तो हमेशा उसमें फर्स्ट सेकंड आता था मैं। मेरे परसेंटेज जो है पूरे उसमें आते थे। उसके बाद मैं यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मेडिकल कॉलेज किया। मेडिकल कॉलेज में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला और मैं हमेशा जो है अंडर 10 ही रहता था और साथ-साथ मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट भी था। तो उसके बाद में मैंने एमएस जो है वो भोपाल से किया अच्छे इंस्टीट्यूट में। लेकिन जो चेंजेस जो आए वो आए मेरे जब मैं एमएस करने के बाद में जब सुपर स्पेशलिटी के लिए मैं जब संजय गांधी पीजीआई उस समय जो है पूरे इंडिया में 3 जो हैं वो बड़े कॉलेज होते हुआ करते थे। एक तो एम्स होता था, एक पीजीआई चंडीगढ़ होता था, तीसरा संजय गांधी पीजीआई जो है लखनऊ होता था। न्यूली बिल्ड था, सुपर स्पेशलिटी सेंटर था। एक जो है इंटरनेशनल नाम था उसका, तो संजय गांधी पीजीआई जाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब मैं संजय गांधी पीजीआई में गया और जब मैंने वहाँ पे देखा कि हम जो है छत्तीसगढ़ और जो एसजीपीजीआई का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत डिफरेंस है। हम काफ़ी वहाँ पे जो है आज जो काम कर रहे हैं वो उस समय हम करते थे। उस समय एचआईएस सिस्टम था 1999 में और बड़ी सर्जरी होती थी लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये सब वहाँ पे होती थी। तो हम उस समय से एक ये चीज़ आया कि मुझे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सेंटर डेवलप करना है जो एसजीपीजीआई के जैसा हो। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो एक करना है और उसके बाद में जब मैं किंग कॉलेज लंदन गया जो कि दुनिया का बेस्ट सेंटर है लीवर ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए, तो वहाँ का भी जो स्टैंडर्ड देखना तो ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि ये 2 बड़े इंस्टीट्यूट देखने के बाद में आपका विज़न जो है बहुत ब्रॉड हो गया। और फिर उसके बाद मैंने जो है वो सपने देखे कि नहीं भई जो एसजीपीजीआई का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी और जो वहाँ पे जो फैसिलिटी है, रिसर्च सेंटर है और जितना बड़ा बिल्डिंग है वो एक मुझे छत्तीसगढ़ में लाना है। तो मैं एक विज़न यदि बड़ा करने का बोले तो आप जितने बड़े रहते हैं बड़ी जगह पे जाते हैं, आप जब देखते हैं तो वहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर उसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटी 2004 में बहुत ही कम थी। इनफैक्ट इवन एब्डोमेन का सीटी स्कैन बोलने से लोगों को ये लगता था कि सीटी स्कैन बोले तो हेड का होता है। तो गैस्ट्रो में तो यहाँ इतने चैलेंजेस थे कि यहाँ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पे।
या तो जनरल सर्जन होता था या मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होता था। तो मैंने फिर उस समय से ठाना कि नहीं भई, मुझे जो भी चीज़ करनी है आज वो जो एसजीपीजीआई और किंग कॉलेज लंदन के स्टैंडर्ड का छत्तीसगढ़ में करना है। तो ये एक ऐसा विज़न जो है वो सेट हुआ। फिर विज़न सेट हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ होती गई, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो यहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस ऐसा है कि 80 टू 90% लोग जो हैं, वो जो है विलेजर्स हैं या मिडिल लोअर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे आदमी जो है 15, 20, 25 हज़ार तक खर्चा कर सकता है। उससे ज़्यादा यदि खर्चा लगता है तो उसको अपने जेवर, गहने, घर, खेत, खलियान या तो गिरवी रखना पड़ता है या बेच के आना पड़ता है, इलाज के नाम से। क्योंकि इलाज के नाम से कोई भी आम आदमी पैसा नहीं रखता बचा के, उसके लिए वो इमरजेंसी होती है। और दूसरा, आप रायपुर में रहते हैं तो कोई जैसे रायगढ़ का पेशेंट हो या जगदलपुर का पेशेंट हो या अंबिकापुर, पहले वो 15 दिन वहाँ इलाज कराता है, जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तब वो टर्शरी सेंटर में आता है। तो इलाज में खर्चे भी बहुत होते हैं। तो फिर वो एक चैलेंजेस ये था कि यहाँ पे आप यदि ज़्यादा आप खर्चे लेते हैं तो पेशेंट अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। और मेडिकल साइंस ऐसी होती है कि यहाँ पे आपको एक हाई क्वालिटी वाली सर्विस देनी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होते हैं, उसको भी आपको फुलफ़िल करना है। तो ये चैलेंजेस को, जो समाज का हमने जो चीज़ समझा, उनका जो दुःख दर्द समझा, बीइंग अ छत्तीसगढ़िया एक हमने जाना और उसको जो है दोनों को बैलेंस करके गए। इसलिए क्या है कि हमने ये चीज़ सोचा कि नहीं भई, हम यदि आज 150 बेड के हॉस्पिटल में ही रह जाएँगे या 200 बेड के हॉस्पिटल में भी रह जाएँगे, तो हम उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारी जो है सर्विस जो है वो हाई कास्ट हो जाएगी। एक कॉर्पोरेटाइज़ेशन हो जाए जैसा होते जाएगा। तो हमने उसको कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं ले गए, हम उसको इंस्टीट्यूट के ऊपर लेके गए। हमने बेड्स बढ़ाए, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की, बट खर्चे जो है वो हम कम करते गए। हमने जो है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी रखा, लेकिन एक अच्छे रेट पे रखा। इसलिए हमारा को रिस्पॉन्स मिलते गया, बेड बढ़ते गए इसमें। हमने बहुत सारी स्कीम्स जो रहती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उसको हमने मटेरियलाइज़ किया। हमने ईएसआईसी का काम किया। हमने इसके अलावा जितनी कंपनीज़ होती हैं, जैसे एनटीपीसी, एसईसीएल, एनएमडीसी, बाल्को, ये सब कंपनी को भी हमने किया ताकि उनसे एक हमको सपोर्ट मिले। हम इंश्योरेंस सेक्टर पे बहुत ध्यान दिए, जिसमें कि कैशलेस हो। तो वो ये सब चीज़ करके हमने एक अच्छे क्वालिटी वाली सर्विस को एक लो रेट पे लाके सीजीएचएस में बहुत काम किया और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा के हमने उसको बराबर किया। तो ये सब चीज़ें जो हुई, ये आपका जो एक विज़न होता है, जो आप जो सोचते हैं उसके कारण होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको समाज को समझना पड़ेगा, आपको क्षेत्र को समझना पड़ेगा, आपको लोगों को समझना पड़ेगा और आप कैसे उसको बैलेंस करके चलते हैं। इसके ऊपर इसलिए वो आज जो है 150 बेड से आज ये 1500 बेड का हॉस्पिटल बना है। सर, जो आप इतने सारे इंस्टीट्यूशंस और नेशनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम्स के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेटेड हैं बालाजी हॉस्पिटल, उस पे मैं चर्चा करने से पहले एक सवाल आपसे और करना चाह रही थी कि फिर भी आप ड्रीम्स तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स भी देखते हैं, लेकिन उसको अचीव कर पाना इज़ द मेन थिंग और आपने वो करके दिखाया है। तो इसके पीछे आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? देखिए, सक्सेस मंत्रा आप यदि देखें तो सबसे पहला चीज़ होता है आपका एम और ड्रीम। हुँ, आपका गोल सेट करना, क्योंकि बिना गोल के आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। मंजिल जब तक मालूम नहीं होगी, आपका रास्ता तो जाएगा ही नहीं। इसके अलावा मैं अपनी लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूँ और इसको मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ कि मैं 4C और 4D को बिल्कुल फॉलो करता हूँ। 4C मीन्स ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी बह चलेंगे रास्ता हो जाएगा। तो जो चीज़ करना है आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, होना पड़ेगा कि भैया हम कर लेंगे। जी। मैंने वही चीज़ किया। मैंने ये सपने देखे, ये सपना जो था एसजीपीजीआई में करीब 2000 में देखा था मैंने, जी। और आज 2024 में मैंने वो सपने फुलफ़िल किए। करेज होना चाहिए, रिस्क उठाने की कैपेसिटी होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कमिटमेंट। कमिटमेंट में आप में कमिटमेंट का दूसरा नाम है सच्चाई। जी। आपको सच्चाई मतलब ऑनेस्टी होना चाहिए खुद के लिए, हुँ, जी। आपको अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, आपको समाज के लिए होना चाहिए, एक सच्चाई रहनी चाहिए। और उसके अलावा आपका कॉन्शियसनेस जो होता है वो आपको रहता है, क्योंकि भटकाते बहुत हैं, बट आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में यदि आप बोलेंगे तो मैंने करेज किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास में जब कुछ भी पैसे नहीं थे, तब मैंने यहाँ पे लोन लेके
तकरीबन ऐसा है कि मैंने जब स्टार्टिंग लोन जो लिया था वो 17.5 करोड़ का लिया था, जबकि मैं उस समय खुद जो है 3-4 लाख रुपए ही कमा रहा था। जब ये हॉस्पिटल मैंने स्टार्ट किया था 2009 में। तो मैंने हिम्मत बहुत दिखाई और बाकी बालाजी भगवान की कृपा से वो पूरा फुलफ़िल होते गया, क्योंकि एक जो है कि हमारी सोच सही थी, हमको समाज के लिए कुछ करना था। मैंने कभी भी पैसा नहीं देखा, पैसा तो पीछे आते गया और ये फ़ील्ड इतनी अच्छी है कि इस फ़ील्ड में यदि आप लोगों को ठीक करते हैं तो एक पेशेंट जो है वो 10 पेशेंट को आपके पास लेके आता है, आप और लाइफ़ टाइम रिलेशन रहता है। तो मैंने रिलेशन पे ध्यान दिए, मैंने पैसे ध्यान नहीं दिए। मैंने जो है वही करेज उठाया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस रखा और उसके अलावा अपनी लाइफ़ में काफ़ी डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन रखा और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो मैंने ये जो विज़न देखा था, ये जो सोचा था, ये मेरी विज़न थी 2004 की थी, जो आज 2024 में फुलफ़िल हो रही है। तो किसी भी विज़न को टाइम लगता है, तो जो एक पेशेंस और डेडिकेशन है, जो धैर्य होता है और लगन होती है, ये दोनों चीज़ रखना ज़रूरी है। तभी आप कुछ चीज़ कर पाते हैं। जी। तो पेशेंस, डेडिकेशन के साथ-साथ आपको आपको कमिटमेंट फ़ॉलो करना पड़ेगा। जी। आपको डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, एक स्ट्रेट लाइन पे चलना है रिस्क और करेज उठा के। तो कोई भी गोल मैं सोचता हूँ कि सब चीज़ हो जाती है। जैसे इसका मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, कि हमने जब ये स्टार्ट किया था तो हमारे पास में यहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन थी और हमने 150 बेड से स्टार्ट किया था और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोन लिए थे। इसके बाद धीरे-धीरे ये बढ़ाया, अगले साल ही उसके 1 साल बाद ही हमने यहाँ पे कैथ लैब डाल दिया एंड दैट कैथ लैब वाज़ 4th कैथ लैब इन द छत्तीसगढ़ एंड वी हैव स्टार्टेड एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी. So in 2010, starting a cardiac unit without a corporate, without the help of corporate organization, it was a very difficult these things. बिकॉज यहाँ पे हमारे अलावा जितने लोग थे सब कॉरपोरेट में थे, या तो अपोलो बोले या केयर बोले या नारायणा हृदयालय बोले या दूसरा अपोलो की दूसरी ब्रांच जो थी भिलाई में थी, तो ये या एस्कॉर्ट्स बोले, तो ये सब कॉरपोरेट वाले थे। और पहला कैथ लैब हमने अपने इंस्टीट्यूट में इंडिविजुअल लेवल पे हमने छत्तीसगढ़ में लाया। तो ये जो विजन था, ये जो करेज था, ये हमने किया यहाँ पर। इसके अलावा फिर हमने जैसे बढ़ते गए तो फिर हमने क्या अपना इंस्टीट्यूट बढ़ाया, हमने कोरबा में भी खोला, हमने टिकरापारा में भी खोला 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो और फिर हम धीरे-धीरे करके हमने ऐसी-ऐसी चीज़ लाई यहाँ पे, जैसे वी आर द पायोनियर इन लीवर ट्रांसप्लांट। इन 2016 में हमने यहाँ पे पहला लीवर ट्रांसप्लांट किया छत्तीसगढ़ में। सो लीवर ट्रांसप्लांट तो आदमी सोच भी नहीं पाता कि छत्तीसगढ़ में करना, क्योंकि उस समय 2016 में मुश्किल से 5 या 6 सेंटर पे लीवर ट्रांसप्लांट होते थे पूरे इंडिया में। जी। तो छत्तीसगढ़ में लीवर ट्रांसप्लांट लाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना जैसा था, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो होती है वो सबसे बड़ी सर्जरी होती है और हमने यहाँ पे किया और उसको सक्सेस भी किया। तो एक ये पाथ खोला, एक लीवर ट्रांसप्लांट में गए, एक रिस्क उठाए, करेज उठाए। उस समय जब मैं शुरुआत में जब मैं चालू करता था तो मैं 30 दिन में जो मैं आया इसलिए कि मेडिकल में फील्ड में थोड़ा-सा आराम रहता है, लेकिन मैं 30 दिन में 20 दिन तो मैं हॉस्पिटल में ही रहता था। मैं 10 दिन घर जाता था बस। तो क्योंकि मैं यहाँ आया तो सबसे बड़ी-बड़ी जो सर्जरीज़ होती थी उस समय यहाँ हुआ नहीं करती थी 2004 में, 2005 में। तो बड़ी सर्जरी करता था तो स्टाफ की प्रॉब्लम होती थी, एनेस्थीसिया वालों की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ पे 12 घंटे, 14 घंटे की सर्जरी, मतलब लोग विश्वास नहीं करते थे, सोच नहीं पाते थे। तो खुद सर्जरी करो, फिर उसके बाद पेशेंट को भी देखो। मैं वहीं पेशेंट का ऑपरेशन करता था, बाजू में बेड लगा के वहीं पे ही लेट जाता था करीब-करीब 8 दिन तक, तब तक पेशेंट ठीक ना हो। तो इतनी मेहनत की, इतना डेडिकेशन रहा। इसके बाद लोगों को बताने के लिए हम क्या, पहले वीक हम जगदलपुर जाते थे, दूसरे वीक अंबिकापुर जाते थे, तीसरे वीक राजनांदगांव जाते थे, चौथा वीक रायगढ़ जाते थे और जो 3 महीने में जो एक संडे जो पड़ता था, उसमें हम लोग शहडोल जाते थे, ताकि लोग ये जानें कि नहीं भई ये सर्जरीज़ होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो ये सब चैलेंजेस हमने फुलफ़िल किए वहाँ पर और ये विज़न जो है हमने शुरू से ही सोचा हुआ था कि चूँकि बीइंग अ डॉक्टर एक बड़ा विज़न था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट डेवलप करना है, तो उसके लिए पहले मेडिकल कॉलेज लगेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए आपको हॉस्पिटल जो है वो करीब-करीब 450 बेड का करना है, तो हमने इसको 2014 में ही इसको 450 बेड का हॉस्पिटल किया। फिर उसके बाद में बिल्डिंग हम धीरे-धीरे बनाए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास पैसे तो थे नहीं कि हम एक साथ बिल्डिंग बनाते।
तो हमने क्या किया कि बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग खाली थी तो हमने उसमें पहले नर्सिंग कॉलेज जैसा चलाया कि भाई नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज वहाँ पे चल जाए, यूटिलाइजेशन हो उसका। बाकी बनाया हमने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी धीरे-धीरे करके। और जिस समय हमको लगा कि नहीं भाई ये हॉस्पिटल हो गया अब 400-450 बेड का, और फिर उसके बाद में बिल्डिंग जो है मेडिकल कॉलेज की बन गई है, उसके बाद हमने अप्लाई किया। तो ये बहुत धीरे-धीरे सालों का, करीब 10 साल का सपना था। और ये एक ऐसा नहीं कि एक दिन रात में हो गया, 10 सालों से हम ज़मीन बढ़ाते गए, यहाँ पे लोन ले लेके ज़मीन लेते गए। जी, और इसीलिए हमने रोड के पास में हॉस्पिटल नहीं बनाया, थोड़ा अंदर बनाया ताकि यहाँ ज़मीन थोड़ी सस्ती मिले। तो हर चीज़ का एक विज़न था जो कि करीब-करीब जो है 10 से 15 साल का विज़न था, जिसको धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट किया जी, कि यहाँ पे 20 एकड़ ज़मीन कर लिया पहले, फिर उसके बाद धीरे-धीरे बिल्डिंग बनाई, फिर धीरे-धीरे हॉस्पिटल बढ़ाते गए, नंबर ऑफ बेड्स बनाए। क्या होता है, अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो प्राइवेट वार्ड ज़्यादा बनाते हैं। जी, हमने शुरू से ही जनरल वार्ड ज़्यादा रखा, जी, क्योंकि हमको तो मेडिकल कॉलेज ही बनाना था। हुँ, कि हमारा ये प्लान था कि हमको जो है 2020-21 में मेडिकल कॉलेज में जाना ही है। जी, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है जिसको कि हमने अचीव किया, जो 10 साल लगे जिसको आने के लिए। और इस बीच में हमने सब फैसिलिटी बढ़ाई, बेड्स बढ़ाए, जो फाइनेंशियल्स जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफ़िल किया। जी, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम गवर्नमेंट स्कीम के साथ भी चले। जी, तो ऐसा करके धीरे-धीरे करके आज ये जो है ये मेडिकल कॉलेज गया, और फिर आज ये 1500 बेड का हॉस्पिटल बना है। जी, तो इसमें बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत धैर्य है, पेशेंस है, लगन है, जी, विज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिस्क है, करेज है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल लगती हैं, लेकिन आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस रहते हैं, चाहे जी, वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जी, है बिल्कुल। ना? तो मैं ये, मेरी एक जो स्टोरी है वो ऐसे गई फिर। जी, जी। जनरली सर अपन देखेंगे पूरे भारत में भी जनरली मेडिकल कॉलेजेस जितनी भी खुली हैं, ज़्यादातर दे हैव बीन ओपन्ड बाय बिज़नेसमैन या हुँ, उनके उस तरीके के लोग ओपन करते हैं। बिल्कुल, बट यू आर अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर, डायरेक्टर। तो यस। आप ये चीज़ को कैसे बैलेंस करके चलते हैं? हाँ, यस, ये सही है कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज आर रन बाय द आइदर बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियंस और बिग शॉट्स। जी, Because medical college itself has a very big finances, requirement of very big finances. जी, So इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके नाम्स फुलफ़िल करना मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए, लाइक 280 करीब डॉक्टर्स चाहिए अपने को। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा चाहिए, 11 लाख स्क्वायर फीट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सर ये और सारी कुछ नॉर्म्स में मेंशन रहता है ये पूरे 11 नाम्स लाख। रहते हैं इसलिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज ऐसा है कि डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा होता है जो लाइफ और डेथ से डील करता है। तो इनिशियली इट वाज अंडर एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ इट्स द एनएमसी हैज बीन टेकन ओवर द एमसीआई ओके, इन 2018। जी, तो उन्होंने नाम्स थोड़े से डिले किए। तो ये नाम्स लेकिन फिर भी वही के वही हैं। और चूँकि क्या हमारा प्रोफ़ेशन जो है लाइफ़ और डेथ से डील करता है, तो इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ सॉरी नहीं चलती। इसका जो ट्रेनिंग है, वो लाइक अ मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा रहता है। इसके नाम्स बहुत परफ़ेक्ट रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत कड़े रहते हैं, और आपको हर चीज़ फुलफ़िल करनी रहती है। तो उसके कारण लॉट ऑफ फाइनेंसेस जो लगते हैं, तो इसके कारण में बहुत लोग जो है मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाते हैं। और मेडिकल कॉलेज वही खोल पाता है जिसके पास या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे, और या तो जिसको मेडिकल कॉलेज खोलना है, क्योंकि उसके बाद में भी इसमें बहुत पेशेंस लगता है, क्योंकि आपकी एक ही बैच आती है, बहुत नुकसान होता है पहले 4 साल। तो इसमें जो है 5 साल लगते हैं आपको एक मेडिकल कॉलेज को ब्रेक इवन में लाने के लिए। और दूसरा ये होता है कि यदि कोई आदमी इतने इन्वेस्टमेंट यदि इंडस्ट्री में करता है, तो आज उसको क्या है 6 महीने में रिटर्न होने चालू हो जाते हैं। हुँ, तो इसके लिए जो जिनको समाज के लिए कुछ करना है, जो खुद दिल से करना चाहते हैं, और जो काफ़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, वही जो है मेडिकल कॉलेज की फील्ड में जाते हैं। जी, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो अधिकतर जो मेडिकल कॉलेज हैं, वो या तो जो है 50-60 साल से चल रहे हैं, कि जो बिज़नेसमैन थे या पॉलिटिशियन थे, या जो अधिकतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, चेन्नई, मतलब तमिलनाडु में आप देखेंगे तो ये उनके ही कॉलेजेस हैं। क्योंकि ये क्या है, लोगों ने समाज के लिए कुछ करने के लिए सोचा। अदरवाइज़ मेडिकल कॉलेज में कोई जाता नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ऐसी सोसाइटी में रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला रहता है। फिर उसके बाद इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा लगते हैं। सपोज़ यदि मैं एक इंडस्ट्री यदि डालना चाहूँगा, तो जितना टर्नओवर मेरा मेडिकल कॉलेज में होता है,
मैं उसके 10% मैन पावर में मैं इंडस्ट्री स्टार्ट करके मैं चला सकता हूँ। जी। मान लो जैसे मेरे यहाँ पे आज के दिन में 1800 लोग हैं, तो मैं इस बजट पे एक इंडस्ट्री डाल के मैं उनको 100-200 लोगों के साथ में स्टार्ट कर सकता हूँ इतने टर्नओवर में। लेकिन आपको यदि 1800 लोग को बैलेंस करना है, आपको मैनेज करना है, तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो मेडिकल कॉलेज इसलिए जाते नहीं। दूसरा ये होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास में यूजुअली प्रॉब्लम होती है फाइनेंसेस की। और नाउ डे बिकॉज़ ऑफ द जो 1993 में जो ग्लोबलाइज़ेशन हुआ है, उसके कारण अब एक फ़ायदा ये मिलता है कि लोन बहुत ईज़िली मिलते हैं। और यदि आप पहले से यदि प्लान करके रखें, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइडिटी बढ़ गई है। आपकी जो होती है ज़मीनों में और ये सब चीज़ मॉर्टगेज करके लोन मिल जाता है। तो ये डॉक्टरों के लिए भी अच्छा है। तो अभी तक जैसा इंडिया में यदि हम देखें तो 6 या 7 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा रन कर रहे हैं। और इंडिविजुअली यदि हम बोले तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 कॉलेज के अलावा कोई और जो है जो डॉक्टर इंडिविजुअल रन कर रहे हैं। या तो डॉक्टर हैं उनके साथ में पार्टनर जो है जी। बिज़नेसमैन है। जी। तो ऐसे कॉलेजेस हैं, वो भी 6-7 हैं। तो ये डॉक्टर का रन किया हुआ पहला कॉलेज है। ये बहुत विज़न था और समाज के लिए कुछ करना था हमको, इसलिए हमने ये चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ वालों के लिए करना था, इसलिए हमने ये चीज़ किया। जी। मेडिकल कॉलेज होने के बाद में आपका हेल्थ केयर जो फैसिलिटी होती है वो उसके कास्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की फ़ीस आती है तो आपकी उसके कास्ट कम हो जाता है। शुरू से हमारा ऐसा था कि हमको जो हेल्थ जो केयर प्रोवाइड करना है वो बहुत कम कास्ट में करना है, क्योंकि हम यहाँ के लोगों की जो है जो मेजॉरिटी जो लोग हैं जिनके पास में पैसे हैं वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद कहीं पे भी जा सकते हैं, वो यूके, यूएसए भी जा सकते हैं। बट मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको तो यहीं पे ही ट्रीट करना है, यहीं पे ही डील करना है। जी। गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशन होती है, गवर्नमेंट भी अच्छा करता है अपने हिसाब से, जो मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं, एम्स आ गया है, तो ये कर रहा है। बट फिर भी एक बीच का एक जो ब्रिज जो है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट में बीच में जो लाना है, उसके काफ़ी स्कोप है। ये हमने समझा था, आज से 20 साल पहले समझा और उसी को ही टारगेट करके चले और फिर ये धीरे-धीरे ये मेडिकल कॉलेज डेवलप हुआ। सर 25 साल हो गए हैं सर, मतलब नाउ यू हैव गेन एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स। 25 साल पहले वाले जो देवेंद्र नायक जी थे एंड आज जो हैं, अगर अभी आप सोचें, मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ, मतलब कोई एक ऐसा प्राउडेस्ट मोमेंट है इन 25 सालों में जो हमेशा आपको बहुत याद आता है और आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, मुझे ज़िंदगी में जो खुशी मिली, वो सबसे पहला खुशी ये था कि मैं पीएमटी में सेलेक्ट हुआ था। क्योंकि उस समय ये एमपी हुआ करता था, हुँ। एमपी का पार्ट हुआ करता था, छत्तीसगढ़ तो था नहीं, 6 मेडिकल कॉलेज थे। और उस समय मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होना, इट्स अ रियली टफ जॉब। मतलब आप सोचिए कि रायपुर से 5-6 सेलेक्ट होते थे, जी। भिलाई दुर्ग से 4-5 लोग होते थे और उसके बाद बिलासपुर से 1-2, रायगढ़ से 1-2, अंबिकापुर से 1, ऐसा करके और फिर उसके बाद सरगुजा बस्तर में 10-12, ऐसा करके मुश्किल से 35 से 36 स्टूडेंट जो हैं, वो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या के सिर्फ 35 लोग जो हैं, वो डॉक्टर में पीएमटी में सेलेक्ट होते थे। जी। एंड इट वाज़ अ वेरी टफ। हुँ। तो पहली बार मैंने दिया, मेरा नहीं हुआ। मेरे को आयुर्वेदिक कॉलेज मिला था। मैं करीब-करीब 4-5 नंबर से मैं रुक गया था। जी। और जब उसके बाद में फिर दूसरी बार तैयारी किया, जब मैंने दिया और जब सेलेक्ट हुआ था, तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जी। क्योंकि आप कभी सोचते नहीं हैं, उस समय आप बच्चे रहते हैं कि होगा, नहीं होगा, और इतने सारे लोगों में हुँ। आपका सेलेक्ट होना। और एक ये भी था कि मदर फादर ने पूरा हर चीज़ छोड़ दिया था अपनी पूरी, और यहाँ ऑफिस अटैच हो गए थे, तो एक अपना रायपुर आ गए थे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट तो जब था कि मैं जब पीएमटी में सेलेक्ट हुआ था, जी। जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। जी। जी। दूसरा प्राउडेस्ट मोमेंट ये रहा जब मैं गोल्ड मेडल लिया मेडिकल कॉलेज में, कम्युनिटी मेडिसिन में, उसके बाद प्रेसिडेंट बना तो था। जी। तीसरा था कि मैं जब भोपाल, चूँकि उस समय कैपिटल हमारी हुआ करती थी एमपी की, जी। तो वहाँ पे जब एमएस सर्जरी जब मैं सेलेक्ट हुआ, जी। तो प्राउडेस्ट मोमेंट था। फिर उसके बाद एसजीपीजीआई में सेलेक्ट हुआ, क्योंकि एसजीपीजीआई में दैट वाज़ द टफ एग्ज़ाम, क्योंकि पूरे इंडिया में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सिर्फ 3 सीट हुआ करती थी। जी। एक एसजीपीजीआई में रहती थी,
जी। एक एम्स में रहती थी और एक गंगाराम में रहती थी, जीबी पंत में रहती थी। जी। तो ये 3 ही सीट सिर्फ़ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की होती थी, जिसमें कि एम्स वाले अल्टरनेट उसको आर्मी वालों को दे देते थे। तो जो 2 सीट में आपको सेलेक्ट होना, हुँ। और इसमें आते थे सब सर्जन सब आ जाते थे, तो 2000 कैंडिडेट जो है वो आते थे आफ्टर एमएस जी। इसकी एग्ज़ाम देने के लिए, और जी। उसमें से 2 लोगों में सेलेक्ट होना अपने आप में बड़ी बात थी। जी, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं कि जब मैं सेलेक्ट हुआ था संजय गांधी पीजीआई में, तब तो मैं सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही यहाँ रायपुर, भोपाल वाले थे, और एक इंस्टीट्यूट में जाना, एम्स, संजय गांधी, एसजीपीजीआई, पीजीआई एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो उस समय संजय गांधी में सेलेक्ट होना, ऑल्दो एमसीएच नहीं था मेरा, नॉन एमसीएच था, बट एक ही सीट थी, 2 ही सीट थी, और उसमें भी सेलेक्ट होना तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। जी। तो वो एक और टर्निंग पॉइंट था। फिर सबसे इसके बाद में जब मैं यहाँ हॉस्पिटल चालू किया, तो वो भी है क्योंकि 2009 में 150 बेड भी मायने रखते थे, क्योंकि जी। यहाँ पे उतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल 3-4 ही थे यहाँ पर। जी। तो हॉस्पिटल खोला उस समय भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन जो मिला, वो मिला जब 2016 में मैंने यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट किया। जी। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे लाना छत्तीसगढ़ में, ये अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि आदमी सोच नहीं पाते थे कि लीवर ट्रांसप्लांट कर पाएँ। और एक बार हो जाता है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट फिर हर जगह होने लग जाते हैं, क्योंकि एक आपका ट्रेंड सेट करते हैं। तो जब आप ट्रेंड सेट करते हैं वो बड़ी चीज़ होती है। जी। मैं यहाँ पे बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ को यहाँ पे लाया। मैंने यहाँ पे विपल्स बहुत ज़्यादा किए, जो 9 घंटे की सर्जरी होती है। मैंने इसोफेगस, पेट की जितनी बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ थी, ये मैंने 2004, 5, 6 में किया। मैंने लैप्रोस्कोपिक विपल्स सर्जरी जो है 2010 में किया यहाँ पर, जब पूरे इंडिया में 3-4 लोग करते थे। जी। तो ऐसी बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ को मैंने यहाँ पे लाया, और नाम भी उसी के कारण में मिला। जी। तो ये है। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज आया तो भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज अपने आप में आना, तो ये बड़ी चीज़ होती है। तो ये सब बालाजी भगवान के आशीर्वाद, जो समाज ने जो दिया है हमको, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, उसके कारण में ये सब जर्नी हुई। तो जी। ये सब प्राउडेस्ट मोमेंट थे, जो कि अब मेरी लाइफ में चले। सर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। जैसे आपकी बालाजी भगवान को लेकर बहुत आस्था है। बालाजी हॉस्पिटल के अंदर भी एक बहुत सुंदर बालाजी टेम्पल बना हुआ है। तो सर, स्पिरिचुअलिटी में आप बचपन से ही थे, या वाज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड दैट कि आपने एक कनेक्शन फील किया? आप हमेशा एक एनर्जी की बात करते हैं जो आपको डायरेक्शन दिखाता है। तो इस बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे। इसमें ये है कि मदर फादर तो स्पिरिचुअल थे ही थे, तो जी। उनका एक इफ़ेक्ट रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई कि जब मैं एसजीपी, ये बात है करीब 2003 की है। मैं एसजीपीजीआई मेरा कंप्लीट होने के बाद में मैं श्री वेंकटरमन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि तिरुपति में है, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग में था। मैं करीब 2 महीने की एंडोस्कोपिक ट्रेनिंग में था, एंडोस्कोपी एंड ईआरसीपी की ट्रेनिंग में था। वहाँ मेरे जी। साथ में डॉक्टर पी बालाचंद्रन थे, जी। तो जो कि अभी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। तो हम लोग साथ में ट्रेनिंग में थे। तो हुआ ये कि कई बार जो है तिरुपति और तिरुमला में करीब 27 किलोमीटर का डिफरेंस है। तिरुमला हिल में है, तिरुपति जो है नीचे है। तो जी। 2-3 बार हम लोगों ने कोशिश किया जाने का, कि जाते हैं, लेकिन उस समय हो नहीं पाया। बट एक दिन संडे था, तो पता नहीं जो भी हुआ, मैंने बोला कि नहीं, मुझे बालाजी भगवान के दर्शन करने हैं। तो मैं जिस समय तकरीबन वही 12:30-1 बजे के बीच में मैं बालाजी भगवान के सामने खड़ा था, जी। और उसी समय जो है मेरे यहाँ पे तेजस जो है, मेरा एक ही बच्चा है, जी। तेजस जो है वो प्रीमैच्योर, मतलब 23 डेज़ पहले, जो जी। ईडीडी के, जो प्रेगनेंसी के, नॉर्मल डिलीवरी में 15 मिनट में हुआ रायगढ़ में। तो ये एक इंसिडेंस मानिए, कोइंसिडेंस मानिए, या जैसा भी है, एक आस्था मानिए इस चीज़ को, कि मैं जिस समय बालाजी भगवान के सामने वहाँ खड़ा था तिरुपति में, तिरुमला में, और उसी समय मेरा बच्चा जो है वो यहाँ पे रायगढ़ में हुआ। तब से एक अलग से एक वो रही कि बालाजी भगवान का कोई आशीर्वाद है, क्योंकि 19 दिसंबर को होने का था, 23 आज ही के दिन 23 नवंबर को जो है तेजस पैदा हुआ। और ऐसे ही जिस समय मैं बालाजी भगवान के जस्ट सामने था, और उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, जब मैं मोबाइल दर्शन करके आया था, तब बाला वहाँ से आके फिर मुझे बताया करीब-करीब 4:30-5 बजे कि यार तुमको लड़का, मैं तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ है। तो इतना एक वो रहा, और मैं टाइम पूछा तो सब सेम टाइम पे मैं बालाजी भगवान के सामने में था, और यहाँ पे वो जो है 23 दिन पहले बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के वो यहाँ पे पैदा हुआ। जी। तो अब ये लगता है कि नहीं, ये बालाजी भगवान ने कुछ चीज़ जो दिया है,
एक इंसिडेंस होता है या जो भी। और जब से मैं बालाजी भगवान के नाम से जो भी चीज़ करता हूँ वो बहुत अच्छा होता है। और आज जितना भी मैंने किया है बालाजी भगवान के आज सक्सेस हुआ है तो ये उनका आशीर्वाद है। और इसीलिए हमने यहाँ पे 70 फीट ऊपर जो है बालाजी भगवान के चाहने पे, क्योंकि टेम्पल कोई बना नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो चाहे कितना भी छोटा आदमी हो। तो उनके आशीर्वाद से ही, उनके चाहने पे ही हमने यहाँ पे 70 फीट ऊंचा उनका एक टेम्पल बनाया जो कि 3 मंजिला है, जिसमें बालाजी भगवान है, उन्हीं के ही जो है विष्णु भगवान के अवतार होते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में विष्णु भगवान है और ग्राउंड फ्लोर में धन्वंतरी भगवान है। धन्वंतरी भगवान का ये अकेला टेम्पल है पूरे छत्तीसगढ़ में जो हेल्थ के गॉड होते हैं। जी। तो ये एक विश्वास रहा है। और जो है, आप कुछ भी बोल सकते हैं साइंस की भाषा में या आप धर्म की भाषा में, इसको आप कैसे भी परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि सक्सेस जो भी रही है बिहाइंड वो तो है ही है। जी सर, जैसे आपने लिवर ट्रांसप्लांट की बात की, लिवर इम्प्लांट्स की बात की, मध्य भारत में आप लोग उस समय सबसे पहले लिवर इम्प्लांट करने वाले सर्जन थे। तो ये सारी सर्जरीज जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत लंबी चलती हैं, 10 घंटे 12 घंटे, और इस बीच मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ सर्जन बट अ टीम वर्क। और सर्जरी के दौरान भी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस आती ही होंगी। इमरजेंसी ब्रेन का आप लोगों को उस समय इस्तेमाल करना पड़ता ही होगा। शायद मेडिकल किताबों में कभी कुछ पढ़ा नहीं और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती होंगी जिसका उसी समय आपको डिसीजन लेकर आगे बढ़ना रहता होगा। और इतना प्रेशर कि इंसान की जान भी बचानी है और आप कुछ एक नया चीज़ भी कर रहे हो। लाइक यू सेड कि लिवर इम्प्लांट वाज द फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने किया। तो इतना सारा कुछ करने के बाद अपने पूरे मेडिकल करियर को एक तरीके से एक डॉक्टर दांव पे लगा देता है सामने वाले की जान बचाने के लिए। और उसके बाद भी ऐसे बहुत केसेस सुनने में आ ही रहे हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर इतना गलत तरीके से उनके ऊपर प्रहार हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि इतना सब करने के बाद में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हाँ जी। जो कि दिल को बहुत खराब लगता है। क्योंकि क्या है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका मरीज ठीक ना हो जी। या उसके मरीज के साथ में खराब हो। हमारा जो प्रोफेशन है और खासकर प्राइवेट प्रोफेशन है, ये जो चलता है ये विश्वास के ऊपर चलता है। जी। और इसमें वही डॉक्टर बड़ा होता है या नाम वाला होता है जिसको विश्वास मिलता है। जी। यदि आप पहले दिन से आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप तो उतने में ही रह जाएँगे जितने जो 5 पेशेंट देखा, 6वां पेशेंट होगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी डॉक्टर जो इतने सालों से यदि लगे हुए हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ खूबी है जिसके कारण में वो बड़े डॉक्टर बने हैं। जी। चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, क्लिनिक चला रहा है या इतने सालों से कर रहा है, तो आज उसका इतना एक्सपीरियंस है। आज यदि वो 50-100 पेशेंट देख रहा है, कोई क्लिनिक वाला भी, तो वो इसलिए देख रहा है क्योंकि लोग सैटिस्फाइड हैं। और दूसरा ये है कि आज जो है कोई भी प्रोफेशन ले, चाहे डॉक्टर लें, चाहे अपन एडवोकेट लें, चाहे पॉलिटिशियन लें, चाहे अपन ब्यूरोक्रेट्स लें, देखिए कहीं पे भी आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप 100% नहीं दे सकते हैं। कहीं न कहीं जो है वो थोड़ी-मोड़ी कमियाँ रह जाती हैं जिसमें कि डॉक्टर का फ़ॉल्ट नहीं रहता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए ठीक है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास में सीटी है, एमआरआई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस 1 घंटे में हो जाते हैं, इतनी डॉक्टरों की टीम है, आज 280 डॉक्टरों की टीम है, मेरे को तुरंत मिल जाता है। लेकिन आप आज ये सोचिए कि जो सरगुजा में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे बैठा हुआ डॉक्टर है या कम्युनिटी मेडिसिन में बैठा हुआ डॉक्टर है, क्या उसके पास सीटी स्कैन है? वो क्या उसके पास रेडियोलॉजिस्ट हैं? क्या उसके पास में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं? क्या उसके पास में आईसीयू बैकअप है? और फिर भी वो पेशेंट को वहाँ पे देख रहा है। वो डायग्नोज कर रहा है कि भैया आपको हार्ट अटैक हुआ है या आपको पेट में ट्यूमर है या आपको ये फलानी प्रॉब्लम है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, मैं इलाज कर रहा हूँ लेकिन जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि भाई हमारी भी लिमिटेशन होती है, डॉक्टरों की भी लिमिटेशन होती है। कोई भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका मरीज खराब हो या मरीज को वो लापरवाही कभी नहीं करेगा। और क्योंकि यदि वो किया तो वो तो उतने लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगा, वो तो डॉक्टर कहलाएगा ही नहीं। वो तो सबसे पहली बात तो अपने को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरा ये समझना पड़ेगा
कि आप पेरीफेरी में बैठे हुए हैं तो आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, फिर भी आप ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर अपनी जो क्षमता से 1000 गुना ज़्यादा देता है। मैंने तो अभी तक जितने डॉक्टर्स देखे हैं, चाहे वो पेरीफेरी के हों, चाहे वो रायपुर में बैठे हुए हों, तो कभी भी डॉक्टर चाह के भी नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेट इसमें हमारी जो शरीर की विविधताएँ हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास भी जो पेशेंट आता है, वो भी एक लापरवाही करता है। पहले क्या होता है, जब बुखार होता है या सर्दी खांसी होती है तो 5 दिन तो मेडिकल स्टोर से या झोला छाप डॉक्टरों से ही वो दवाई खाता है। जी, बट जब कंडीशन खराब होती है तब वो आरएमपी डॉक्टर के पास जाता है। जी, कई बार तो मेडिकल स्टोर से ही दवाई खा के खराब कर लेता है, फिर उसके बाद भी लापरवाही करता है, और लापरवाही करके जब पूरा इन्फेक्शन जो है, संक्रमण, जब वो मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सेप्टिसीमिया जो बोलते हैं वो हो जाता है, तब आता है। जी, और तब वो उम्मीद करता है कि नहीं भाई, डॉक्टर के पास आ गया, अस्पताल में आ गया, अब चमत्कार हो जाएगा, मेरा पेशेंट बच जाएगा। वैसे कोविड के बाद में लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, लोग समझे हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं होता है, और डॉक्टर चाहता है, डॉक्टर खूब करता है। तो देखिए, डॉक्टर का काम होता है इन्वेस्टिगेशंस कराना, जी, डायग्नोसिस करना, जी, ट्रीटमेंट लिखना। जी, ये चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा। ये भगवान के बाद में दूसरा रूप है ये, बट आपको समझना पड़ेगा कि हमारी भी लिमिटेशन होती है, डॉक्टरों की भी लिमिटेशन होती है। हमारा काम होता है डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट देना। ठीक होना, नहीं होना जो होता है आपकी बॉडी की कैपेसिटी में होती है, आपकी बॉडी की इंटरनल कैपेसिटी कितना है, आप में अभी तक कितना डैमेज हो चुका है, आपने कितनी लापरवाही की है, और आप समय पे आए हैं कि नहीं आए हैं, और उसके बाद में आपकी इंटरनल बॉडी जो है कितना रिकवर कर रही है, और ऊपर वाला आपको कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। जी, जी, तब जाके पेशेंट ठीक होता है। तो ये पेशेंट का ठीक होना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। डॉक्टर की, आपकी भी ज़िम्मेदारी है, डॉक्टर्स की भी ज़िम्मेदारी है, ऊपर वाले की भी ब्लेसिंग है, आपकी इंटरनल सपोर्ट जो क काम कर रहा है शरीर का, जो इम्यूनिटी पावर कैसा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसा है, बीमारी कैसी है, ये चीज़ समझना है आपको। कुछ बीमारी आज भी लाइलाज है, जैसे चौथे स्टेज के कैंसर की अभी भी ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई है। कुछ जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं जिसमें नहीं होता है, कुछ मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एज फैक्टर होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लीवर फेलियर होता है, एक्यूट लीवर फेलियर होता है, कभी किडनी फेलियर में आता है, हम कितना भी करें तो कुछ पेशेंट नहीं बचते हैं, तो ये चीज़ समझना पड़ता है। और इसके लिए लेकिन डॉक्टरों को भी जो है पेशेंट को समझाना भी एक इम्पॉर्टेंट है, और पेशेंट का समझना भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई डॉक्टर कर रहा है। जी, हाँ, लेकिन कभी भी इन सब के बावजूद भी कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब पेशेंट आता है, तो हम लोग जो देखते हैं कि पेशेंट जब आता है तब तो 2 लोग साथ में आते हैं, जी, हम उनको बताते हैं। लेकिन पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है तो 50 लोग आ जाते हैं, राइट, है ना? लेकिन जब वही पेशेंट फिर ठीक होके जाता है तो डिस्चार्ज के समय फिर 2 लोग रहते हैं। जी, तो ये जो 50 लोग जो आते हैं, ये जो बोलते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा हो गया, इसको तो फलानी जगह ले जाना चाहिए था, यहाँ ले जाना चाहिए था, वहाँ ले जाना चाहिए था, मेरा एक पेशेंट ऐसा है। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा कि हर बीमारी, चाहे वो किडनी की हो, चाहे उसी टाइप की भी बीमारी हो, उसमें वेरिएशन होता है। बॉडी की रेजिस्टेंस पावर अलग होती है। आप बॉडी को आप एक बिल्कुल मैथ्स जैसा कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 2 + 2 4 होता है। आज बॉडी की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसको शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको थायराइड है, उसको एज है, उसको पैरालिसिस है, तो ऐसे केसेस में रिकवरी होने के चांसेस कम रहेंगे। तो कुल मिला के ये विश्वास की बात होती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और मैंने अभी देखा है पिछले कुछ समय में, जो कोविड के बाद में, कि लोगों का डॉक्टरों के प्रति विश्वास बढ़ा है, जी, और ऐसे इंसिडेंट्स कम होते हैं। ये जी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर अपना मरीज का सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही चाहता है। जी। डॉक्टर देवेंद्र नायक, आपके नाम में ही 2 बार राजा आता है। देवों के राजा देवेंद्र और नायक व्हिच अगेन मीन्स अ हीरो, अ हीरोइक पर्सनैलिटी। और जैसा नाम है वैसा काम भी है। आपका मिशन था कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सुलभ और सस्ते पर अच्छे एडवांस्ड एंड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। बिल्कुल। And for the same, your committed team has collaborated with so many national and state aided programs and other institutions and third party administrators. तो मैं इसमें आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि इन सारे प्रोग्राम्स में आने के बाद भी क्या लोगों में अब ये अवेयरनेस है कि उनको ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू मदद मिल सकती है? जैसे कि दशपुर हो गया, बस्तर की एरिया हो गई, जो भी दूरस्थ क्षेत्र हैं, जी। वहाँ के लोगों को इन प्रोग्राम्स के बारे में उतनी अवेयरनेस है?
इन प्रोग्राम्स को चलाने के बाद भी किन तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो सब प्रोग्राम जो चालू हुए, है? वो करीब 2011 से चालू हुए। तो आज लगभग जो है 13 साल हो गए हैं। जी। तो आप यदि इसको हम बोलें तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की यदि हम बात करें और गाँव में रहने वालों को है, तो उसमें अभी ये 50% अवेयरनेस है। बट यदि हम तहसील की बात करें या हम ब्लॉक स्तर की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये 80 टू 90% अवेयरनेस है। जी। और यदि हम शहरी क्षेत्र में बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में आज जो है वो सब चीज़, क्योंकि ये जो है एक हर पॉलिटिकल पार्टी का भी एक एजेंडा रहा है, राइट। तो उसके कारण में लोग सब जानते हैं। हुँ। तो इसमें अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ी है, जो हमने 2011 का भी पीरियड देखा है कि हुँ। जहाँ लोगों को मालूम भी नहीं रहता था कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाई है। ये डिफरेंट स्कीम है, जैसे मज़दूरों को ये नहीं मालूम रहता था कि एक ईएसआईसी की स्कीम है। तो आज लोगों को ये डिफरेंट स्कीम के बारे में मालूम है, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स अभी भी ऐसी हैं जो अभी लोगों के लिए अनअवेयरनेस है। जिसमें कि जैसे चिरायु हो गया, कि बच्चों के लिए हार्ट सर्जरी हो गई, बच्चों की जो जन्मजात विकृति होती हैं, ये सब चीज़ अभी भी लोगों को नहीं मालूम है कि इसके लिए अलग स्कीम चलती है, कि चिरायु स्कीम चल रही है एक। अंधत्व निवारण के लिए जो चलती है, कैटरेक्ट के लिए जो चल रही है, जी। सर्जरीज़ जो हो रही हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग है। तो इसके बारे में भी लोगों को बहुत कम जानकारी है। जी। तो ये बहुत सारी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, जो कि अभी भी लोगों को पूरी तरह से नहीं मालूम है। और यदि हम बात करें तो 2011 से 2024 तक हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये मालूम रहता है कि नहीं भई, आयुष्मान कार्ड चल रहा है अपने पास में। यहाँ भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, छोटे हॉस्पिटल्स में भी चल रहे हैं। कुछ एडवर्टाइज़मेंट भी होते हैं, जो मालूम रहता है कि नहीं भई, आयुष्मान कार्ड में आपको 1 रुपए भी खर्चा नहीं लगेगा। आपका पूरा जो इलाज है वो फ्री हो जाएगा, बनिस्बत कि वो आयुष्मान कार्ड में कवरेज में होना चाहिए, गवर्नमेंट रिज़र्व पैकेज नहीं होना चाहिए। बड़ी सर्जरीज़ भी हो जा रही हैं, हार्ट की सर्जरी हो रही हैं, एंजियोप्लास्टी हो जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि जो लोग आ जा रहे हैं कि भई, कि नहीं हमारे पास में ये है और 5 लाख रुपए मिलेगा, तो वैसा नहीं होता है। उसमें क्या रहता है, यदि सर्जरी है, मान लो यदि गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, तो उसमें यदि पैकेज 35,000 है, तो आपको 35,000 ही मिलता है, 5 लाख नहीं मिलता है। तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। और कुछ सर्जरीज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट रिज़र्व, जो गवर्नमेंट जैसे मेडिकल कॉलेज है, डीकेएस है, यहीं पे ही रहती हैं। जो या मेडिकल कॉलेज जो दूसरे मेडिकल कॉलेज में ही रहती है, जो गवर्नमेंट की है। तो ये थोड़ी-सी इसमें थोड़ी-सी भ्रांतियाँ रहती हैं कि इसके कारण में थोड़ी दिक्कत होती है। जी। और रही बात दूसरी और स्कीम्स जो हैं, ईएसआईसी है, जैसे कंपनी वाले हैं वो तो जानते ही हैं, सीएसईबी वाले हैं, एनटीपीसी है, क्योंकि वहाँ पे कैंप भी लगते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी कैंप लगाते हैं। तो जी। ये लोगों को मालूम रहता है, एनएमडीसी है, उनको तो पहले से ही रहता है, लेकिन आजकल जो भी है सब इंश्योरेंस सिस्टम भी हो गया है। जी। और कोविड के बाद में एक और चेंजेस हुए हैं कि लोगों के इंश्योरेंस काफ़ी हुए हैं। जी। लोगों ने इंश्योरेंस काफ़ी करवाए हैं। जी। तो जो इंश्योरेंस करवाया है, वो तो उसको तो बहुत अच्छा चीज़ रहता है कि उनको तो मालूम रहता ही रहता है। तो ये स्कीम्स अब काफ़ी लोगों को जानने में मिल गई है। जी। और इसमें सभी का ही, क्योंकि समाज जागरूक हुआ है, सोशल मीडिया आया है, आजकल व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, तो सब जो स्कीम चलती है काफ़ी बड़ा आसान हो गया लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आज हर के पास में मोबाइल है। तो राइट। मोबाइल में आप जो स्कीम्स रहती है उसके बारे में मालूम रहता ही रहता है। लोग जो पहले से किसी ने एक ने उसका कोई फ़ायदा उठाया है, वो अपने और सब लोगों को लोग को बताता बताते ही हैं। है। जी। जी। प्रिवेंटिव मेडिसिन की अवेयरनेस को लेकर बालाजी हॉस्पिटल की क्या भूमिका रही है? देखिए, ये जो आपने जो पूछा, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। यदि हम आज के दिन में वेस्टर्न कंट्रीज़ को, लाइक डेवलप्ड कंट्री को, और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जी। यदि इसको हम कंपेयर करते हैं, तो हम जो सबसे ज़्यादा पीछे है वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन में। अच्छा। और हमको ये पढ़ाया भी जाता है और समझाया भी जाता है, और ये शाश्वत सत्य है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। क्योर। तो यदि आप उस चीज़ को आने ही मत दीजिए, तो आपको बीमारी होगी ही नहीं, जी। तो आपको क्योर की, डायग्नोसिस की, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत ही पड़ेगी। नहीं। जी। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बहुत बड़ा पार्ट है समाज का। और बेसिकली डिफरेंस जो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में इसका यही है। जी। क्या होता है, डेवलप कंट्री में जो जीडीपी का 12 से 13% जो है वो हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। जी। क्योंकि हेल्थ एक ऐसा चीज़ है गवर्नमेंट का, जिससे कि गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं मिलता, हुँ। उसको खर्चे लगते हैं। बट डेवलप कंट्री 12 से 13% जीडीपी का खर्च करता है,
और डेवलपिंग कंट्री का खर्चा जो होता है वो मुश्किल से 1.5 से 2.5%। तो ये जो बीच का जो 10% का जो डिफरेंस है, ये पूरे खर्चे होते हैं प्रिवेंटिव के लिए। जी, क्योंकि जो डेवलप कंट्री होता है ये प्रिवेंटिव के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करता है। जी, जो लोगों की जो इंश्योरेंस सिस्टम कर दिया है पूरा, जो प्रिवेंशन का जो बताया है, जो इसमें इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट आते हैं प्रिवेंशन में। जी, प्रिवेंशन में इनफैक्ट आपका सैनिटेशन भी आता है, आपका एनवायरमेंटल आता है, जी, आपकी जो जैसे हमारे यहाँ मलेरिया, टीबी ये सब चीज़ें जो डिसीज़ है, जो कि स्प्रेड है, जो एपिडेमिक्स होती हैं, जी, जो एंडेमिक होती हैं, एपिडेमिक होती है, जी, पैंडेमिक होती हैं, ये जी, सब चीज़ें हैं, इसके लिए खर्चे होते हैं। जी, प्रॉपर वे पे एजुकेशन होता है, हेल्थ एजुकेशन होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। जी, तो जो दूसरी जो चीज़ थी, जो आपने पहले मेरे से पूछा था कि भई लोग जो है इतना सब करने के बाद भी कुछ अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट्स होते हैं, जो लोगों हुँ, का जो डॉक्टरों के ऊपर विश्वास कम होता है, जो घटनाएँ होती हैं तोड़-फोड़ की या डॉक्टरों के साथ मारपीट की या जो भी है, जी, उसका रीज़न यही है कि हेल्थ एजुकेशन जैसी चीज़ जो है वो अभी इंडिया में लानी बाकी है। जी, क्योंकि लोगों को बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं रहता। जी, यदि ये अभी ये बढ़ रहा है, ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ से बढ़ रहा है, लोगों को में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अब जी, बीमारी के बारे में समझ रहे हैं। जी, वो इंटरनेट का देखिए दोनों तरफ से यूज़ होता है। इंटरनेट का आप प्रोस भी बोल सकते हैं, कॉन्स भी बोल हुँ, सकते हैं कि यदि आप उससे देखें तो आपको समझ में आ जाती है भई कि ये बीमारी है, तो ये बीमारी 2 ढाई साल लेगी ही लेगी, जी, ठीक होने में। जी, ये जल्दी ठीक होएगी ही नहीं। जी, तो आप इंटरनेट में देख के समझते हैं। पहले ये रहता था पेट दर्द है, पैंक्रियाटाइटिस आ गया तो यार ठीक होना है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है? जी, है ना? हम तो जी, आपको बार-बार दिखा रहे हैं क्यों नहीं ठीक हो रहा है। बट आज लोग पढ़ रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं भई ये तो प्रॉब्लम जो रहती है ये 2 ढाई साल चलती है फिर जाके ठीक होती है। जी, ये प्रिकॉशंस लेना है, जी, ये खाना-पीने में ये करना है। तो जी, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जी, ये सब चीज़ भी इसमें एक भूमिका निभाती है प्रिवेंशन में। तो आपका उसके बाद गवर्नमेंट की भूमिका होती है कि सैनिटेशन का हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हेल्थ जो पब्लिसिटी करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं एपिडेमिक का। बट जी, अनफॉर्च्यूनेट द अगेन थिंग इज़ दैट हमारे यहाँ पे सबसे बर्डन है पॉपुलेशन का। हुँ, जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन बर्स्ट के स्टेज में है। जी, क्षेत्रफल कम होते जा रही है, माने क्षेत्रफल में पॉपुलेशन के हिसाब से कम होते जा रही है। जी, जो पहले जो गाँव थे वो सब चीज़ अब शहर बनते जा रहे हैं, कृषि भूमि खत्म होते जा रही हैं। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो जा रहा है, जी, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बर्स्ट हो जा रहा है जी, कि इतने ज़्यादा है कि आप जो है उस रेशियो में जो है डॉक्टर, नर्सेस एंड पॉपुलेशन रेशियो आप कवर नहीं कर पाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन तो है वो एक अलग भाग है। इसमें काफ़ी कुछ करना है। बालाजी जो हॉस्पिटल है वो अवेयरनेस कैंप लगाता है जगह-जगह पे जाके। जी, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में और पार्ट ऑफ उड़ीसा में, इनफैक्ट पार्ट ऑफ मलाजखंड एंड शहडोल आल्सो जी, we are covering almost all the sector regarding the this social awareness program और जो है प्रिवेंशन हेल्थ के ऊपर में हम करते हैं। हम वहाँ पे कैंप लगाते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, हम बताते हैं ये सब चीज़ें। जो डिफरेंट क्लब्स हैं लाइक रोटरी क्लब, लायंस क्लब एंड डिफरेंट जो क्लब होते हैं, जेसीआई है, जी, इनके साथ में भी अवेयरनेस कैंप लगते हैं। कुछ प्रिवेंशन होता है बट ये जो होती है, ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आदमी को अपने आप समझना है कि राइट, भई साल भर में मेरे को एक बार चेकअप कराना है, देखना राइट, है ना? दूसरा ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हम सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसको एक प्रिवेंटिव वाला जो पार्ट है, जी, वो एक चैलेंज भी है जी, और चूँकि जीडीपी में 10% काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, तो वहाँ तक पहुँचने में तो टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से 15-20 साल के बाद में या 2047 तक जो मोदी जी का विज़न है, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विज़न है जी, कि भई कि हमको एक डेवलप कंट्री में आना है। तो जी, हो सकता है कि हम उस समय तक जाएँ और सब चीज़ ये अच्छी रहे। जी, जी, बिल्कुल। कोविड महामारी की बात करें तो बालाजी हॉस्पिटल का रोल बहुत ही सराहनीय रहा। और जैसे पैंडेमिक की बात करें या एंडेमिक की बात करें, जैसे आप अभी बोल रहे थे, एंडेमिक एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में फैलती है। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो सिकलिंग यहाँ पे कॉमन है और हमारे बालाजी हॉस्पिटल में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का अभी बीएमटी एंड रिसर्च लैब, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च लैब चालू है। तो ये किस तरीके से हमें इन तरीके की एपिडेमिक सिचुएशंस या जो आगे के रिसर्चेस हैं एडवांस साइंस को लेकर, किस तरीके से हमें ये रिसर्च लैब हेल्प कर सकता है छत्तीसगढ़ को एंड इंडिया को भी?